चलिए बच्चों, आज की क्लास में बेटा एडिशनल क्वेश्चन बैंक करेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का। ठीक है, ऑलरेडी बच्चों मैं आपको सेट ए सेट बी करा चुका हूँ। ठीक, तो आज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के एडिशनल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करते हैं। आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इसको स्टार्ट। ग्राफ इज ए, हाँ जी, ग्राफ इज ए लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, बार डायग्राम सर ग्राफ, बार डायग्राम तो ऐसे बार्स बनते हैं, पाई डायग्राम तो सर्कल है, पिक्टोग्राम नहीं सर वो भी नहीं। तो ग्राफ क्या है सर? लाइन डायग्राम ग्राफ है ए। डिटेल्स आर शोन बाय, किसके थ्रू डिटेल्स पता चलती हैं बच्चों? थ्योरी पढ़ें। उसमें लिखा है टेबुलर प्रेजेंटेशन आपको डिटेल्ड एनालिसिस देता है ना, थ्योरी के अंदर लिखी है ये बात। 2 क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर शोन इन 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप। बच्चों लाइन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो एक अक्रॉस एक्स एक्सिस और दूसरी चीज अक्रॉस वाई एक्सिस आप शो करते हैं। तो लाइन डायग्राम ऐसे ना, ये लाइन डायग्राम, तो वन वेरिएबल इज ऑन दिस वन, तो लाइन डायग्राम आपको 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप शो करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेबल्स आर। टेबल्स सर 2 तरह की टेबल्स होती हैं बच्चों, या तो सिंपल टेबल होती है या कॉम्प्लेक्स टेबल होती है। वैसे मटेरियल में कहीं गिवन नहीं, बट नोट इट डाउन। या तो सिंपल टेबल होती है या फिर कॉम्प्लेक्स टेबल होती है। सिंपल टेबल मतलब जैसे आपने सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया, मेल फीमेल, इधर क्लासिफिकेशन किया, रूरल अर्बन, ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर आप ऊपर के जो कैप्शन है उसके फिर सब हेड बना रहे हैं आगे, मेल फीमेल, देन उसको एक्सपीरियंस नॉट एक्सपीरियंस, या फिर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका मैरिड अनमैरिड, कुछ ऐसा है ना, टॉल हाइट, ऐसे कई तरह के आप क्लासिफिकेशन करें तो आप उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या फिर कॉम्प्लेक्स। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम है और उसको आप बोलते क्या हैं? उसको आप बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स टेबल। तो 2 तरह की टेबल होती है। अ टेबल हैज 4 पार्ट्स। टेबल के 4 पार्ट होते हैं बच्चों। कौन से 4 पार्ट हैं सर? नाम बताइए बच्चों। टेबल के जो 4 पार्ट होते हैं वो है, सबसे पहले ऊपर टेबल का बॉक्स हेड, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आपका कैप्शन, उसके बाद स्टब, और उसके बाद टेबल की बॉडी, है ना। तो 4 पार्ट टेबल में होते हैं। तो नोट इट डाउन, देयर आर 4 पार्ट्स इन द टेबल। The number of errors in the statistics are, there are 2 errors, sampling error, non-sampling error। सर ये क्या होता है बच्चों? सैम्पलिंग एरर वो जब आप सैंपल का सिलेक्शन करते हो तो सैंपल के सिलेक्शन में अगर आपको गलती दिख जाती है, सैंपल गलत तरीके से अगर आप चूज कर लेते हो, चूज कर सकते हो सर, गलत तरीके से, इंसान हो यार, स्टैटिस्टिशियन हो, गलती कर सकते हो, है ना। तो अगर आप सैंपल का सिलेक्शन करने में गलती कर रहे हो तो इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। और अगर सैंपल आपने सही सेलेक्ट किया है, सैंपल सेलेक्ट करने के बाद में जब कोई फॉर्मूला, कोई मेथड के सिलेक्शन करने में या फॉर्मूला की इंप्लीमेंटेशन करने में या कोई और क्लैरिकल काइंड ऑफ एरर, कोई कैलकुलेशन में अगर आप गलती कर रहे हो, तो सैंपल का कोई एरर नहीं था, उसके बाद कोई कैलकुलेशन वाला एरर आप वहां पर कर रहे हो, तो उसको सैम्पलिंग एरर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। तो इसका मतलब आप स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह की गलती कर सकते हो, या तो सैम्पलिंग या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर। देयर आर 2 काइंड ऑफ एरर इन दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। 2 तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है साहब, या तो आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एक्स एफ, है ना, एक्स नॉर्मल नंबर्स की फॉर्म में 2 3 4 5, है ना, और ऐसे उसको एक्स मतलब मार्क्स कितने लोगों के आए वो फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूअस 0 to 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 20 to 30 में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब एक डिस्क्रीट हो सकता है और एक हो सकता है कॉन्टिन्यूअस। तो 2 तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्लास फ्रीक्वेंसी को अगर आप विड्थ ऑफ द क्लास से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है साहब? बच्चों पढ़ा है आपने, इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को लेंथ ऑफ द क्लास या फिर विड्थ ऑफ द क्लास से डिवाइड कर देते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी की
डेंसिटी मिलती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके, सो द ऑप्शन एयर इज ए, राइट। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स क्या होते हैं सर? टेलीमार्क्स क्या होते हैं बच्चों? टेलीमार्क्स जैसे होती है ना लाइनें 1 2 3, है ना, 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो टेलीमार्क्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर? क्लास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ही तो आप ऐसे लाइन लगा करके उसके मार्क्स बनाते हो। तो 9th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल है सर, स्टैटिस्टिकल टेबल है। कैसे? देखो, x आपके पास है, f आपके पास है, f से आप क्या बनाते हो साहब? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जोड़ते हो उसको आप ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हो। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफ तो है नहीं, ऑब्वियसली ग्राफ नहीं है, ये कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल और डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो कंप्लीट आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसका डिवीजन आप करते हो, जिसका एक फंक्शन बनता है बेसिकली, है ना, फंक्शनली डिवाइड करते हो आप उसको कई कैटेगरीज में। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। तो टेबल के थ्रू आप इसको डिवाइड जो है बनाते हो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन एनी गिवन वैल्यू, लेस देन एनी गिवन वैल्यू, सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सर, लेस देन है, लेस देन में क्या रहेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन के लिए आप बनाते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th का सी ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम। सर हिस्टोग्राम एरिया डायग्राम है, आप चेक करिए बच्चों, हिस्टोग्राम को ही एरिया डायग्राम कहा जाता है। थ्योरेटिकली आप चेक करें, आपको थ्योरी में दिखेगा। ओके, एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम। व्हेन ऑल क्लासेस हैव कॉमन विड्थ, हाँ ठीक है जी, सभी की कॉमन विड्थ हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, सबकी कॉमन विड्थ हो, तो फिर क्या होगा? पाई चार्ट। सर पाई चार्ट का क्या मतलब? पाई चार्ट का कोई मतलब नहीं है, पाई चार्ट का कोई लेना देना नहीं है कॉमन से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हाँ ये बना लेते हो सर आप। बोथ नहीं सर, नन ऑफ, पॉलीगन बना लोगे सर, है ना। अगर सारी की सारी क्लासेस आपकी कॉमन विड्थ की होंगी, इक्वल विड्थ की होंगी, देखो क्या होगा, ये 0 to, एक सेकेंड, चलो यहाँ से बना लो, 0 to 10 आपने एक बनाया ऐसे, है ना, 10 to 20 आपने एक और बनाया, ये 20 to 30, 30 to 40, सभी क्लासेस इक्वल की। तो अब क्या करोगे? अब आप ऐसे डॉट ले लो, ऐसे डॉट ले लो, इसको ऐसे बना के, और ये पॉलीगन आप बना लोगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कोई इशू नहीं है ना, ये बन जाएगा। लेकिन वो कहता है व्हेन ऑल द क्लासेस हैव ए कॉमन विड्थ, तो यस आप उससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्लॉट कर सकते हो। पाई चार्ट का कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, an approximate idea of the shape of the frequency curve is given by। फ्रीक्वेंसी कर्व का आइडिया कौन देगा? सर ऐसा है, जो पॉलीगन आपका बनता है, पॉलीगन आपका बनता है स्केल की हेल्प से। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये जो ब्लैक वाली आपको दिख रही है, अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाते हो तो ये तो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसी को अगर आप फ्री हैंड बना दोगे ना साहब, फ्री हैंड, ऐसे फ्री हैंड, बिना स्केल की मदद के, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। तो भाई व्हेन ऑल द, ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया कौन देगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देगा ना, है ना। फ्रीक्वेंसी कर्व का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको देगा फ्रीक्वेंसी कर्व का एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको देगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और जाइव थोड़ी ना देगा, और जाइव तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है साहब। और जाइव इज ए लाइन डायग्राम। हाँ सर बिल्कुल लाइन ही तो है। और जाइव क्या है? जाइव क्या है आपका? ऐसे है ना, ऐसे करके बना रहे हो, तो ये क्या है? लाइन डायग्राम है साहब आपका, है ना, ये आपका लाइन डायग्राम है, ऐसे करके।
ठीक, तो इट्स योर लाइन डायग्राम, ओजाइव इज योर लाइन डायग्राम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अनइक्वल विड्थ of classes in a frequency distribution do not causes any difficulty in the construction of histogram। क्योंकि बच्चों अगर अनइक्वल विड्थ मिलेगी तो हम उस अनइक्वल विड्थ को इक्वल विड्थ में कन्वर्ट कर लेंगे, उस अनइक्वल विड्थ को फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी को उसकी डेंसिटी जो है उसको इक्वलाइज कर लेंगे हम। कैसे साहब, कैसे? ये देखो बच्चों, x इधर f है ना, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है, 20 to 50 की फ्रीक्वेंसी है, 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी है, 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रीक्वेंसी? इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों है सपोज कर लीजिए आपकी 12, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। तो आप चेक करें तो आपको पहले 2 में इक्वल विड्थ दिख रही है 10-10 की, लेकिन उसके आगे आपकी इक्वल विड्थ नहीं है सर, वहां पर आपको 30 का गैप दिख रहा है। देखो 10 यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 का गैप है, और उस 30 के गैप के लिए फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। उस 30 के गैप में 3 इक्वल विड्थ वाली मैं देखूं तो 3 क्लासेस बनेंगी बच्चों, 3। कौन सी वाली? 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो इसका मतलब ये 12 फ्रीक्वेंसी 3 ग्रुप्स को अगर बिलोंग करती है तो एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, दूसरे की भी 4, तीसरे की भी 4। इसका मतलब 20 to 30 को मैं फ्रीक्वेंसी दे सकता हूं 4, 30 to 40 को फ्रीक्वेंसी दे सकता हूं 4, 40 to 50 को फ्रीक्वेंसी दे सकता हूं 4, और इसके बाद अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपने हिस्टोग्राम्स को प्लॉट कर सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों बात आपको? तो इसका मतलब अनइक्वल विड्थ अगर होती है, डू नॉट कॉज एनी डिफिकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम। सर हिस्टोग्राम तो बना ही लोगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओजाइव। ओजाइव कहाँ है भाई? ओजाइव आ जाओ, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आप ओजाइव बनाते हैं, लेस देन, मोर देन, है ना, वो दो CF को रिप्रेजेंट करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक representation of a grouped frequency distribution। grouped frequency distribution, grouped frequency distribution के लिए जो diagrammatic presentation है ओजाइव तो नहीं है सर, पॉलीगन, हिस्टोग्राम सर, हिस्टोग्राम। कैसे? देखो grouped frequency distribution, grouped frequency distribution मतलब continuous लिख दूं, continuous, ठीक है, continuous। अब grouped frequency distribution यानी continuous frequency distribution, जैसे ये ऊपर ही बना रखा है, 0 से 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 की कितनी है, 20 से 30 की कितनी है, ये आपके x हैं, और इसको कॉरस्पॉन्ड करने वाले साथ में आपके f हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन आप सबसे बेटर तरीके से, है ना, किस में दिखाओगे? कॉमनली किस में दिखाओगे? हिस्टोग्राम में इसको आप प्लॉट कर सकते हो बहुत अच्छे से। सो 18th का ऑप्शन रहेगा आपका B। वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर समवट लाइक, वर्टिकल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट आप समझ रहे हो बच्चों? हिस्टोग्राम जो होता है वो आपका कनेक्टेड होता है ना, हिस्टोग्राम आपका ऐसे, हिस्टोग्राम सारे के सारे आपके कनेक्टेड होते हैं, और बार चार्ट बस इतना ही डिफरेंस है बच्चों, बार चार्ट आपके कनेक्टेड नहीं होते, मतलब ये पहली बार, ये दूसरी बार कनेक्टेड नहीं है आपस में, ठीक है, स्पेस है बीच में, ये तीसरी बार। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर समवन लाइक, पॉलीगन की तरह तो थोड़ी ना होते हैं, बोथ नहीं, हिस्टोग्राम की तरह ही है, बस इतना ही फर्क है बच्चों। हिस्टोग्राम आपस में जो जितने भी हाइट्स हैं जो फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो सारी हाइट्स कनेक्टेड होती हैं हिस्टोग्राम में, और बार चार्ट्स में उनमें स्पेस होता है फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो हैं तो एक जैसे ही, भाई भाई हैं दोनों आपस में, तो ये हिस्टोग्राम। तो 19th का ऑप्शन रहेगा A। द नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी? तो 2 तरह की होती है सर, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यस, 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज आपके पास होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, a representative value of the class interval for the calculation of mean deviation is आप किससे, आप अच्छा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू किसको यूज करते हो? आप मार्क, ठीक है सर, आप किसको यूज करते हो? क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है बेटा मिड वैल्यू, इस बात को समझो आप, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, दैट इज क्लास मार्क। तो अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं x का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, x का 0 to 10, 10 on 20, 20 to 30, और इधर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कोई भी 5, 4, 1, ठीक है, और आपको मीन निकालना है। तो आप इसको सर
इसका मीन कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इससे मिड वैल्यू निकालोगे ना सबसे पहले, है ना। तो आप 5 लिखोगे, 15 लिखोगे, 25 लिखोगे। तो अब इस मिड वैल्यू को ही आप क्या मानोगे, x मानोगे। और अगर मीन निकालना है तो बेटा सिंपल अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। और चाहे मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। मीन डेविएशन निकालना है सर, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इसका सिंपल अर्थमेटिक मीन डेविएशंस का, एब्सोल्यूट डेविएशंस का सिंपल। तो हर एक में बच्चों एक्स तो चाहिए सर, एक्स सीरीज तो चाहिए। और एक्स सीरीज वैसे आपकी कैसे की बनती, ऐसे की बनती। तो जब तक आप इसकी मिड वैल्यू यानी कि इसकी टैली मार्क्स नहीं बनाओगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग विद इन क्लास इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक क्लास में होती है, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे भाई उसको, है ना, फ्रीक्वेंसी। ये देखो ना, इस क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशन गिर रही है भाई, कितनी ऑब्जर्वेशन फॉल हो रही है, 4। इस क्लास में कितनी हो रही है, 1। ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी। क्लासेस विद जीरो फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एम्प्टी क्लास, जब है ही कुछ नहीं, एम्प्टी क्लास बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इट इज नेसेसरी that these classes are mutually exclusive, okay, mutually exclusive, not mutually exclusive, ठीक है। अब देखो, आप अगर किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जज करना चाह रहे हो तो पहली बात है बेटा वो क्लास आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, तभी तो आप एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी उसको दे पाओगे। अगर वो इंक्लूसिव होगी, ठीक है, अगर वो इंक्लूसिव होगी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का जो नॉलेज है बच्चों वो मैं दे चुका हूं ऑलरेडी आपको नॉर्मल क्लासेस के अंदर, फिर भी मैं बता देता हूं। एक्सक्लूसिव कैसा रहता है, जिसमें जो अपर लिमिट होता है वो एक्सक्लूड होता है ना। जैसे कि ये आपकी ये एक्सक्लूसिव है 0 to 10। अगर यही मैं इंक्लूसिव बनाऊं तो मैं इस सीरीज को क्या बनाऊंगा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। तो अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी यहां 5 बोल रहा हूं तो भाई ये जो क्लास होनी चाहिए ये आपकी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, तभी ये फ्रीक्वेंसी 5 जो है पर्टिकुलरली इसको बिलोंग करेगी। और अगर वो इंक्लूसिव होगी तो इंक्लूसिव को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव, ओके, ओनली देन द फ्रीक्वेंसी विल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इंटरवल और कॉल्ड मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज। देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो इंक्लूसिव सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज में आप करेक्शन फैक्टर को करेक्ट करके आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हो, है ना। जैसे ये आपके पास एक सीरीज है तो मैं इसमें से 0.5 माइनस कर दूंगा और 0.5 प्लस कर दूंगा, है ना। इन दोनों के गैप का आधा, यानी 9 और 10 के बीच का गैप है 1 का हाफ कर दो, बाय 2 कर दो, मतलब 0.5 माइनस कर दिया। तो अगली क्लास क्या रहेगी, 9.5 से 19.5। अगली क्लास क्या रहेगी, 19.5 से 29.5। तो ये जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, दिस आर क्लास बाउंड्रीज, और जो ये रेड वाले दिख रहे हैं ये क्या है, ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं। तो मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है इसमें, क्लास बाउंड्रीज एक्सट्रीम है ना। तो विच वुड एवर बी इंक्लूडेड इन क्लास इंटरवल, ठीक है, और कॉल्ड व्हाट, क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है। ब्लैक वाली एक्सट्रीम्स है, रेड वाली तो उसके अंदर ही है। द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। क्लास मार्क, मिड वैल्यू भी ठीक है, क्लास मार्क और मिड वैल्यू दोनों बातें ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। 26 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। 26 बोथ, उसको क्योंकि दोनों नाम से पुकारते हैं, मार्क भी बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्री क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं सर, विड्थ बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका होता है विड्थ, साइज भी, साइज में क्या खराबी है यार, साइज भी बोल सकते हो, बोथ है जी। तो देखो आपकी जो अपर और लोअर क्लास बाउंड्री के बीच में गैप है, वैसे उसका नाम है विड्थ, लेकिन क्लास साइज मतलब कि क्लास साइज। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। सी, क्वेश्चन नंबर 28। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जनरली प्रेफरेबल टू हैव classes of equal width,
अनइक्वल विड्थ, ठीक है, और मैक्सिमम नन। देखो अच्छा रहेगा कि क्लासेस हमारी कैसी हो, अच्छा रहेगा क्लासेस हमारी इक्वल विड्थ की। देखो अनइक्वल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो कुछ कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस वहां पर आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल विड्थ होगी तो काफ़ी चीज़ें हमारी ईजी हो जाती हैं टू सॉल्व। तो यस, इक्वल विड्थ वाला मामला ठीक रहेगा। 28th ए। 29th, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब क्या होता है साहब? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन आपका क्लास की विड्थ, है ना, क्लास साइज, क्लास विड्थ। तो ये किस में? हिस्टोग्राम, क्योंकि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे आपकी क्लास की विड्थ है और ऊपर जो हिस्टोग्राम की बार की जो हाइट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए आप बेसिकली हिस्टोग्राम को प्रेफर करते हो, है ना, इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू। अब देखो आप में से कई बच्चे इसका आंसर सोचते होंगे यार कि इसका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बी मोर देन बी, सबको ऐसा लगता है, तो इसका बोथ आंसर लगता है करेक्ट। ठीक है, आपकी बात से अग्रीड हूं, लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से ICI मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, एक सेकेंड। बच्चों पेज नंबर 13.18, इसी में भी दिखा देता हूं आपको। 13.18, तो आपको यहां पर कुछ दिखेगा, बढ़िया सी चीज लिखी हुई देखो। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू ए वैल्यू फॉर ए डिस्क्रीट वेरिएबल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू ए क्लास बाउंड्री फॉर ए कंटिन्यूअस में बी defined as the number of observation may be defined as the number of observations less than the value or less than or equal to the class boundary। ये देखो आप मेरी बात समझना, यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट लिखा, और कितना स्पष्ट लिखे बेटा। दिस डेफिनेशन रेफर्स टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं। वी कैन डिफाइन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन अ सिमिलर मैनर। मना नहीं किया जा रहा कि हाँ वो ये कह रहा है बेटा मटेरियल कि इसी तरीके से आप मोर देन वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो इंस्टीट्यूट ने साफ स्पष्ट बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन जो ये दी है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अपने मटेरियल में दे रखी है। और बेटा हमें पता है कि हमें इंस्टीट्यूट मटेरियल सर उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी जो है आप कहें, लेकिन आपको उसके बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यही आपके लिए गीता है सर, कुरान है, सब यही है, बाइबल है, सब कुछ यही है बेटे, बात समझ लेना मेरी, इसी ने पास कराना है। तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू लेस देन टाइप। इसमें कोई शक नहीं है कि हम मोर देन टाइप भी होता है, लेकिन अब जब मटेरियल में आंसर आपको ए दिया है तो बेटा आप ए ऑप्शन को टिक करके आएंगे, लेस देन को ही सही मानेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, ओके 31, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या इस्तेमाल करते हो भाई? देखो ऐसा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें बाउंड्रीज लिमिट्स, हाँ जी देखो, हम जब भी अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो पहले क्लास लिमिट्स के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट यू कन्वर्ट्स द लिमिट्स इनटू बाउंड्रीज। लेट मी क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमारे पास बच्चों, मैं कहता हूं आपके पास एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा है ना, मार्क्स हैं, बच्चों के मार्क्स क्या है सर? बच्चों के मार्क्स हैं 8, बच्चों के मार्क्स हैं 10, 12, 2, 16, 17, ठीक है, 7, 6, 7, 10, 5, 4, 2, ये बच्चों के मार्क्स हैं, रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा को जब हम क्लासीफाई करते हैं ना,
इसको अनग्रुप्ड डेटा को जब ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो अब मैं बोलूं भाई इसकी ग्रुपिंग करो, तो आपको मिनिमम क्या दिख रहा है सर? मिनिमम आपको दिख रहा है 2, ठीक है जी। मैक्सिमम क्या दिख रहा है साहब आपको? मैक्सिमम दिख रहा है 17, ठीक है। तो मैं इसकी ग्रुपिंग करना चाहता हूं, तो मैं इसकी ग्रुपिंग क्या करूंगा साहब? मैं इसकी ग्रुपिंग करूंगा, सपोज कर लो मैं कहता हूं 0 से 5 और 5 से 10 मान लो। तो अब ये ऐसी ग्रुपिंग नहीं करते हम लोग शुरू में, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहेंगे 0 से 4। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 से 5 और 5 से 10 करूंगा तो 5 को किस में लूंगा? ऑब्वियसली अगली क्लास में लूंगा। तो अगली क्लास में जब लेना ही है तो पिछली क्लास को 0 से 5 कहने का मतलब ही नहीं है, उसको 0 से 4 भी बोलो। तो 0 to 4, देन 5 to 9, देन 10 to 14, देन 15 to आपका 19, ये लो, ठीक है। हाँ, अगर मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली आपको इसमें दिक्कत आ रही है और आपको इसको आगे एक्सप्लोर करना है, तो यस, अब हम इसका गैप लेके इसको इस इंक्लूसिव सीरीज को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में। इस क्लास लिमिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे क्लास बाउंड्रीज में, लेकिन बाद में। सबसे पहला काम क्या करते हैं? क्लास लिमिट्स कन्वर्जन होता है, इसके बाद आप कर सकते हो माइनस का 0.5 टू 4.5, 4.5 9.5, 9.5 14.5, 14.5 19.5, yes you can convert it, लेकिन later on। तो initially the question is, initially you are converting it not in class boundaries, initially you are interested to convert it in class limits, okay। so 31 का जो option रहेगा वो रहेगा B। 32, in all the statistical calculations and diagrammatic and diagrams involving endpoints of the classes, एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। हाँ जी, तो एंड पॉइंट्स कौन से होते हैं? देखो, हम कुछ भी जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो लिमिट्स थी, लिमिट्स को किस में कन्वर्ट किया साहब? बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया। तो एंड पॉइंट्स लिमिट्स के नहीं रहेंगे, एंड पॉइंट्स ऑब्वियसली किसके होंगे? एंड पॉइंट्स होंगे बाउंड्रीज के, ठीक है ना। तो इन ऑल द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड डायग्राम्स इन्वॉल्विंग, तो ये देखो, ये अब मुझे आप बताओ यहाँ पर एंड पॉइंट बच्चों, ये येलो वाले तो एंड पॉइंट्स होंगे नहीं, या ये येलो वाले आपके एंड पॉइंट्स क्या होंगे? ये वाइट वाले, है ना। तो यही पूछा जा रहा है कि पहले शुरुआत हम लिमिट्स करते हैं, लेकिन जो एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस रहती हैं वो बाउंड्रीज होती हैं, वो बाउंड्रीज होती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डैश फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास, किसी की भी अपर लिमिट अगली की लोअर लिमिट से क्या होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? अब बेटा मैंने आपको बोला कि अगर तो बाउंड्रीज होंगी तो सर सेम होगी, अगर लिमिट्स होंगी तो सर डिफरेंट होगी। और मैंने आपको क्या बोला बेटा? प्रायोरिटी हमने पहले लिमिट्स को देनी है, तो डिफरेंट होगी सर, डिफरेंट होगी, है ना। तो क्योंकि ये देखो, इसकी अपर लिमिट क्या है? 4, अगले वाले की लोअर क्या है? 5, इसकी अपर क्या है? 9, अगले वाले की लोअर क्या है? 10। लेकिन अगर बाउंड्रीज के हिसाब से देखेंगे तो सेम है, ठीक है ना। लेकिन बाउंड्रीज के हिसाब से देखना नहीं है, देखना किसके हिसाब से है? लिमिट्स के हिसाब से। तो इट इज डिफरेंट, ओके। अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास, अपर बाउंड्री ऑफ एनी क्लास कोइंसाइड्स विद द लोअर बाउंड्री ऑफ द नेक्स्ट क्लास। हाँ, ये तो सही है, बाउंड्रीज तो बराबर होती हैं, तो एक की अपर और अगले की लोअर, सर वो तो बराबर ही होगी, ट्रू है, सत्य है, सत्य, सत्य के सिवा कुछ नहीं है सर, सत्य है। एक्सेप्टिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, अगर पहली और आखिरी वाली को छोड़ दें, all other class boundaries lie midway the upper limit of the class and lower limit of the next higher class। सर देखो, इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ध्यान से करके दिखाने वाला हूं। 10 से 19, 20 से 29, 29, 30 to 39, 40 to 49। मैंने क्या बनाई बच्चों? ये मैंने बनाई एक इंक्लूसिव क्लास सीरीज, है ना। और मैंने ये क्लास लिमिट्स है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्लास बाउंड्रीज में। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5,
39.5 से 49.5 ये कन्वर्जन हो गया। अब ये जो कन्वर्जन हो गया तो ये बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है उसका क्वेश्चन, अब आप उसका क्वेश्चन पढ़ें। उसका क्वेश्चन है एक्सेप्टिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज, यानी इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इन दोनों को एक्सक्लूड करके ऑल अदर क्लास बाउंड्रीज लाई करती हैं मिडवे, बीच में लाई करती हैं बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास। अपर लिमिट ऑफ द क्लास, एक मिनट रुको, अपर लिमिट ऑफ द क्लास का मतलब मेरे पास यहां हो गया 19 एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास मेरे पास यहां पर हो गई 20, और इन दोनों का मिडवे क्या निकल के आएगा बेटे 19.5, और ये रही आपकी क्लास बाउंड्री 19.5। समझ रहे हो? अगली वाली देखो, अपर लिमिट ऑफ ए क्लास 29, लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास 30, इन दोनों का मिडवे क्या होगा 29.5, और आपकी क्लास बाउंड्री क्या अगली वाली 29.5। हाँ एक बात पक्की देखो, आप 19.5 ढूंढ लोगे, 29.5 ढूंढ लोगे, 39.5 ढूंढ लोगे, 49.5 सर कहां से ढूंढ लोगे? एंड 9.5 भी कहां से ढूंढ लोगे बेटा? ये दोनों नहीं मिलनी, यही तो उसने बोला था एक्सेप्टिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट, बाकी सभी क्लास बाउंड्रीज को आप ढूंढ लोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। द लोअर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड। लोअर एक्सट्रीम पॉइंट को क्या बोलोगे साहब? लोअर एक्सट्रीम, देखो एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल एंड वाला, एंड वाला तो सर बाउंड्री में मिलेगा ना, तो लोअर क्लास बाउंड्री बोलेंगे, है ना। लोअर एक्सट्रीम को तो लोअर क्लास बाउंड्री बोलेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा वी यूज लिमिट। मैंने बताया पहले लिमिट यूज करते हैं, लिमिट के बाद जरूरत पड़ती है कैलकुलेशन के लिए तो फिर बाउंड्री बाद में यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या यूज करते हैं? पहले लिमिट यूज करते हैं, बताया था मैंने। व्हेन वन एंड ऑफ ए क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड द क्लास इज कॉल्ड ओपन एंड। इसको ओपन एंड बोलते हैं, है ना, इसको ओपन एंड क्लास बोलते हैं। Class boundaries should be considered to be the real limit of the class interval. Class boundaries should be considered to be the real limits of the class interval. हाँ सही है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कॉर्नर होती हैं, बिल्कुल ही एंड होता है। तो एक्चुअल लिमिट्स कौन सी हैं? बाउंड्रीज। एक्चुअल लिमिट्स है ही नहीं, है ना। लिमिट्स के बाद जो बिल्कुल कॉर्नर पकड़ती हैं वो बाउंड्रीज होती है, तो एक्चुअल तो वही है सर। ट्रू। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन डेटा इज कॉल्ड विड्थ। विड्थ बोलते हैं 40 का, विड्थ बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए गिवन डेटा, अब ये क्लास होती तो मैं विड्थ बोल देता यार, डेटा है सर, डेटा, विड्थ नहीं बेटे, विड्थ नहीं। देखो अगर ये क्लास होती तो मैं विड्थ बोलता, साइज बोलता, ये रेंज है सर। कैसे? डेटा है सर, कोई भी डेटा है, 2, 3, 10, 20, 25, तो रेंज निकलेगी 25 माइनस स्मॉलेस्ट 2, है ना, तो वो रेंज है। डेटा है तो रेंज है, क्लास होती तो मैं कह देता। ओके ये हटा देना। 41 इन हिस्टोग्राम इफ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ देन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज। हाँ ट्रू है, ट्रू है। देखो ना पीछे मैंने क्लियर करके दिखाया था कि अगर मैंने बोला था कि अगर 20 to 50 में अगर टोटल 12 फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं, तो मेरी यहां पर मैंने बोला था कि 20 to 30 में फिर 4 फ्रीक्वेंसी हैं, 30 to 40 में भी 4 फ्रीक्वेंसी हैं, और 40 to 50 में भी बच्चों वहां पर 4 फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। हम इसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं हर डेंसिटी के लिए, बिल्कुल सही है। व्हेन ऑल क्लासेस हैव इक्वल विड्थ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू बाउंड, वो होती है सर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो 42 का ए ऑप्शन ठीक है। कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम हैव नो स्पेस इन बिटवीन। हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता, सही है। किसमें होता है? बार डायग्राम में होता है, तो हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता। कंसेक्यूटिव वो कनेक्टेड होते हैं। हिस्टोग्राम एम्फेसाइजेस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। हिस्टोग्राम एम्फेसाइजेस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। हाँ तो सही है ना। आप जो वो विड्थ निकालते हो वो क्या होती है? 10 to 20, 20 to 30। अच्छा कोई बच्चा सोचे सर क्लास लिमिट क्यों नहीं? सर लिमिट जो है डिस्क्रीट के लिए होता है, और जो कंटिन्यूअस के लिए होता है वो क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज। देखो लिमिट तो आपकी ऐसी हो जाएगी ना, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, तो ये लिमिट्स हैं।
ठीक है। अब जो लिमिट है ये थोड़ी ना हिस्टोग्राम पे शो करोगे, हिस्टोग्राम तो चिपके होते हैं भाई, हिस्टोग्राम तो साहब आपके ऐसे होते हैं, गैप थोड़ी है बीच में, ये देखो हिस्टोग्राम तो ऐसे है। तो ये आपका 0 से 10 अगर है पहले वाला, तो अगले वाला 10 से 20, अगले वाला 20 से 30, अगले वाला 30 से 40 ही होना चाहिए। हैव नो स्पेस इन बिटवीन। यस ट्रू, इट्स ट्रू। स्पेस तो आपका डिस्क्रीट में आएगा, लिमिट्स में आएगा, बाउंड्रीज में स्पेस नहीं आएगा। 44 हिस्टोग्राम एम्फेसाइज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स बिटवीन, हिस्टोग्राम एम्फेसाइज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बिटवीन तक। अच्छा हाँ ठीक है, ट्रू बता दिया मैंने ये आपको, तो इसका ऑप्शन बी है, ट्रू है। 45 टू फाइंड द मोड ग्राफिकली, तो मोड किससे निकलता है? हिस्टोग्राम से। मैंने बताया था हिस्टोग्राम की वो टॉप वाली हाइट को ऐसे कॉर्नर को ज्वाइन कर देते हैं, है ना, ये जो टॉप वाली जो भी मिलेगी आपको उसके कंसेक्यूटिव, अब मान लो ये ऐसे है ना, तो ये जो सपोज पूरा ही हट गया भाई, ऐसे करेगा, ये टॉप कॉर्नर्स हैं, तो इसके बाजू वाले जो हैं पड़ोसी इसके, उनके ऐसे ऐसे ज्वाइन करके यहां से आप मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 46 का जो है वो हो गया, 45 का हो गया सी। ओके 45 का सी। व्हेन द विड्थ ऑफ द ऑल क्लासेस इज सेम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैज नॉट द सेम एरिया एज द हिस्टोग्राम। अरे क्या बात कर रहे हो, सेम होता है यार, कुछ भी यार है, सेम होता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया एकदम सेम होता है, लिखा है पीछे। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी ज्वाइन द सक्सेसिव पॉइंट, हुज सक्सेसिव पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पॉलीगन निकालने के लिए, हुज एब्सिसा रिप्रेजेंट्स द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्या बात कर रहे हो यार, हुज एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस, और फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट आपकी कहां होती हैं? वाई एक्सिस पे, यानी ऑर्डिनेट्स। तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो यार, बिल्कुल गलत ही बोल रहे हो, कुछ भी बोलते हो यार। ऑर्डिनेट्स पे फ्रीक्वेंसीज होती हैं यार, कुछ भी, है ना, ऐसे थोड़ी मानेंगे आपकी बात। 48 इन रिप्रेजेंटिंग सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट के लिए आप क्या बनाते हो? डिस्क्रीट के लिए आप क्या बनाते हो? हिस्टोग्राम आपका बनता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो डिस्क्रीट के लिए आप बनाते हो इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डिस्क्रीट के लिए आप पॉलीगन बनाते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास की मिड वैल्यू के ऊपर डॉट लगाना है, फिर अगली क्लास की मिड वैल्यू के ऊपर डॉट लगाना है, ठीक है ना, तो उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल को शो करता है। हमेशा ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्क्रीट के लिए है, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस के लिए है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ऑजिव है। ऑजाइव कह लो, ऑजिव कह लो, ऑगिव कह लो, जो प्रोनाउंस करना चाहते हो, ठीक है। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 49 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, लो सर लो, नाम लिया सामने, ऑगिव। फॉर ओवरलैपिंग क्लासेस, हाँ ओवरलैपिंग है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ओवरलैपिंग है। द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास 0 to 10 इज, क्लास मार्क क्या होगा? बिड वैल्यू 5, क्लास मार्क क्या है? 5 है सर, ठीक है, तो क्लास मार्क इसका रहेगा आपका 5। ओके फॉर द नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग है, हाँ 0 से 19 ओवरलैपिंग समझ रहे हो ना यार, जहां पे अपर लिमिट है, अगले वाले की लोअर लिमिट वही है, तो ये 10 ओवरलैपिंग में है, यहां से 20 ओवरलैपिंग में, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है अगली वाली में, देखो 19 पे खत्म, 20 से शुरू, 39 पे खत्म, 40 से शुरू। फॉर नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस दिस द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 0 to 19, तो 0 to 19 की मिड वैल्यू निकाल लो भाई, देखो 0 to 19, 0 + 19/2 तो 9.5 आएगी ना। तो आपको अगर किसी की भी क्लास मार्क निकालने, तो क्लास मार्क अपने आप में मिड वैल्यू होता है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, और क्या करना है, तो 9.5। 51 का हो गया सी। 52 क्लास ये है फॉर द क्लास 20 से 30, फॉर द क्लास 20 से 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 5, 8 और 5, 13, 13 और 15, 28, 28, CF निकाल लो, है ना, 5, 8, 5, 13 और 15, 28 इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, एंड ऑगिव कैन बी प्रिपेयर्ड इन, ऑगिव यार 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो कैसा होगा, लेस देन ऑजिव, ऑजाइव, है ना, मोर देन, जैसा मर्जी निकाल लो। 54 द कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हुज x ordinate are the upper limits of the class interval and y ordinates are corresponding cumulative frequency is called ogive। नहीं यार जो, हाँ ठीक है,
क्यूमुलेटिव बोल रहे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑजिव। द विड्थ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते हो ना, नीचे तो बनाते हो, तो जो ब्रेड्थ होती है रेक्टेंगल की, ठीक है, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करती है। तो हिस्टोग्राम, इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन ओवरलैपिंग, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो ओवरलैपिंग ही होगी। फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल द क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री आर सेम, क्योंकि जब पहले से ही वो 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40 की फॉर्म में है, तो आप माइनस प्लस कुछ करोगे नहीं, तो वही लिमिट्स और वही बाउंड्रीज हैं, सेम है। क्लास डेटा क्लासिफिकेशन इज ऑफ, 4 तरह का डेटा क्लासिफिकेशन होता है बच्चों। क्वालिटेटिव यानी एट्रीब्यूट के बेसिस पे, है ना। क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटी के बेसिस पे, और आपका टाइम के बेसिस पे टेम्पोरल, ठीक है, जिसको आप टेम्पोरल बोल सकते हो, टाइम के बेसिस बोल सकते हो, क्रोनोलॉजिकल बोल सकते हो, और स्पेस के बेसिस पे जिसको स्पेशियल या फिर आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बोलते हो। तो टोटल 4 तरह का डेटा होता है क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल यानी टेम्पोरल, और स्पेशियल यानी जियोग्राफिकल। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। राइट बच्चों, पॉइंट क्लियर। तो मेरी तरफ से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट है। सेट ए सेट बी भी करा दिया था आपको, है ना, एडिशनल क्वेश्चंस आज करा दिए। तो मेरी तरफ से चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम डन। और अब आप इसको प्रिपेयर करिए। और यार इतनी देखो आपके लिए मेहनत कर दी है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, एक लाइक भी बनता है वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो भी नीडी स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द आजू बाजू हो तो उसको फॉरवर्ड कर देना लिंक, है ना। इतना काम करना, भलाई की सप्लाई को जारी रखना।